हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जेईई एडवांस 2024 पेपर 2। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, खाली प्रिंसिपल वैल्यूज देखनी, इस वैल्यू को निकालना है। क्योंकि बाहर tan है तो सबसे पहले सोचते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 और कॉस इनवर्स 2/√5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। अब 3/5 में तो 3, 5, 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो डायरेक्टली tan इनवर्स 3/4 दिख जाता है। 2 और √5 में अगर हम पाइथागोरियन लगाएं तो दूसरी वैल्यू जो है तुम्हारी 1 आ जाती है, तो ये बेसिकली tan इनवर्स 1/2 आ जाता है। ये प्रिंसिपल वैल्यूज पे डायरेक्ट रिजल्ट है। अब जब बात करते हैं इसके आगे जो हमसे पूछा गया है, tan इनवर्स 3/4 -2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू, तो पहला काम बनता है 2 को अंदर ले जाना डबल एंगल से, तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4। फॉर्मूले में कोई इशू नहीं है बिकॉज 1/4 1 से छोटा है। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3/4 तो ये आ गया 4/3। तो जब हम इस तरफ इसको लाते हैं तो दिस रिजल्ट बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3, जो कि अब एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। tan इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस AB, दैट इज 1 into 1 2। 3/4 माइनस 4/3 9 माइनस 16 अपॉन 12, सो -7/12 और नीचे का 2 दैट मेक्स इट -7/24। क्वेश्चन नंबर 1 इजी, -7/24 ऑप्शन बी। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट S x y be R क्रॉस R, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज है। y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, एक पैराबोला का इंटीरियर है। y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x, एक पैराबोला का इंटीरियर है। एंड एक लाइन दी हुई है 3y इज इक्वल टू √x लेस देन इक्वल टू 5√8। सो सबसे पहले इसको ड्रॉ करके होते हुए देखते हैं ये कहां क्या बन रहा है। क्योंकि हमें बहुत आसान ड्राइंग लेनी है तो फ्री हैंड ड्राइंग ले लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका इंटीरियर पार्ट पहला रीजन हुआ। y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो वो बेसिकली कुछ इस तरह से आ जाना चाहिए। ये वाला पॉइंट एसेंशियली 6,0 होगा, ये देखना जरूरी है बिकॉज जब y को 0 रख रहे हैं तो x ये है। और तीसरी आती है हमारी ये लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं 3y प्लस √8x इज इक्वल टू 5√8। इसका कौन सा पार्ट इनइक्वालिटी के रीजन को जस्टिफाई करता है वो हम देखेंगे, बट पहले लाइन प्लॉट करें। लाइन प्लॉट करें तो जब y की वैल्यू 0 डालते हैं तो x कोऑर्डिनेट 5,0 आ जाता है, विच इज सेंसिबल। अब जब दूसरा y को 0 रखें, x को 0 रखें तो 5√8/3 आता है। तो जब लाइन ड्रॉ करने चलते हैं तो लगता है कि लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। अब एक डाउट ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लाइन इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर जाए जिस पे ये दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। उसको निकालने के लिए हमें 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x सॉल्व करना है, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। यानी हो ना हो जिस पॉइंट पे ये दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट किए हैं, ये वाला पॉइंट बच्चों 2,0 है। अब 2,0 दिया हुआ है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के हिसाब से इसका पॉइंट, y की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू √8 आ जाएगी। सिर्फ ये समझना है कि क्या 2,√8 वाला पॉइंट इस लाइन से पास कर रहा है। 2,√8 तो 2√8, 3√8, 5√8 एब्सोल्युटली, जैसा डाउट था जो आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन में होता है, ये पॉइंट इसी से पास कर रहा है। अब हमें अपना रीजन आइडेंटिफाई करना है इनइक्वालिटीज लगा के कि किस रीजन में ये एरिया बाउंड हो रहा है। पैराबोला का इंटीरियर, दूसरे पैराबोला का इंटीरियर और लाइन का लेसर पार्ट, क्योंकि y कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कंफर्टेबली हम लेसर पार्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं किधर है। यानी ये वो रीजन है जिसका एरिया हमसे पूछा गया है। पूछा भी नहीं गया है, बेसिकली α√2 के बराबर कहा गया है और अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। तो ये जो इधर वाला पार्ट एरिया का है, दिस वी कैन गेट इजीली बच्चों
with calculus area is equal to integral 0 to 2 y square is equal to 4x है तो y as a function of x 2 root x dx हो गया, प्लस जो दूसरा ट्राइंगल का एरिया है दैट इज हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस 3 हो गया, ऑल्टीट्यूड रूट 8 हो गया, तो इसका एरिया डायरेक्टली आ गया 3 इंटू रूट 8 बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ कंपेयर करना है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। रूट एक्स का इंटीग्रल x रूट एक्स अपॉन 3 बाई 2 है, साथ में एक 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, वैल्यू 0 to 2 तक जा रही हैं, और 3 रूट 8 बाई 2 इज बेसिकली 3 रूट 2। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 पे तो 0 हो गया, तो ये आया तुम्हारा 4 बाई 3 और एक 2 8 बाई 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 कॉमन ले लो, 8 बाई 3 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 8 17 बाई 3 हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। सिर्फ एरिया आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफाई करने के बाद रिजल्ट डायरेक्ट हो जाता है। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट का क्वेश्चन है। लेट k बिलोंग्स टू R इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन ऑफ kx प्लस cos x प्लस x रेज टू 2 बाई एक्स। अब लिमिट के क्वेश्चन में जब e टू द पावर 6 दिया, सबसे पहले हम लिमिट का फॉर्म पहचानते हैं। तो जब x टेंडिंग टू 0 प्लस डालेंगे, ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0, cos ऑफ 0 1 है, तो हमें ये समझ में आता है कि ये 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म है, क्योंकि 2 बाई एक्स इन्फिनिटी जा रहा है। और 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म में e रेज टू f यानी बेस वाला फंक्शन -1 इंटू जी करते हैं, तो हम ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम हमेशा लिमिट को इवैल्यूएट करने से पहले l मान लेते हैं। तो लिमिट l इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस के साथ e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अब fx -1 आएगा तो साइन ऑफ k ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x प्लस x -1 और बाहर 2 बाई एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस लिमिट की वैल्यू e टू द पावर 6 दी हुई है। हम अपनी अप्रोच पे इसको आगे प्रोसीड कराते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस वो जो 2 बाई एक्स है उसको अंदर पहुंचाते हैं। एक बार साइन ऑफ के x के नीचे x2 इधर रख देते हैं। ये ज्यादा चैलेंज इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। इस पे वर्क करते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। x के साथ 2 बाई एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रह जाएगा, प्लस एक तीसरा कंपोनेंट रह जाता है cos x -1 अपॉन x इंटू 2। अब एक एक करके इस लिमिट को समझना शुरू करते हैं। kx के लिए पहले k न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब साइन kx और kx का रिजल्ट बन सकता है, लेकिन यहां साइन kx नहीं है, साइन ऑफ साइन kx है, तो हम एक साइन kx और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, साइन ऑफ kx अपॉन साइन ऑफ kx, ये लिमिट 1 है, साइन 0 बाई 0 फॉर्म है। साइन kx अपॉन kx का कॉम्बिनेशन भी 1 है, बिकॉज 0 बाई 0 फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो हमारे पास लिमिट बचती है e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 2k प्लस 2। बची ये जो तीसरी लिमिट है, इसमें cos x -1 में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो ये -2 टाइम्स साइन स्क्वायर x बाई 2 आता है। अब ऊपर साइन की डिग्री ज्यादा है, नीचे x है, तो एक साइन x बाई 2 तो x से लिमिट बन जाएगा बेसिक लिमिट से, बट दूसरा फिर भी रह जाएगा न्यूमरेटर में, हेंस द रिजल्टेंट इज 0। तो कुल मिला के दिस वैल्यू इज सेड टू बी e टू द पावर 6। इसका मतलब 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 6, विच वुड मीन k इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जेईई एडवांस 2024 पेपर 2। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर जब x 0 नहीं है, अदरवाइज 0। इंपॉर्टेंट यहां ये है बच्चों, ध्यान से देखो। ऑप्शन है fx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0, सेट ऑफ सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू 0। यानी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व fx इज इक्वल टू 0 के लिए करना है। जब fx को देखते हैं तो 0 पे वैल्यू 0 है, नॉन जीरो पे 0 होने की जिम्मेदारी एक्स स्क्वायर की नहीं हो सकती क्योंकि वो नॉन जीरो है। यानी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग इट 0 गोज बाई साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर। यही हमें एक स्टेटमेंट समझ में आता है, व्हेन x इज ऑफ द फॉर्म
1/√n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब ये साइन एक्स वाला कंपोनेंट साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है। अब वैसे नेचुरल नंबर लेने की जरूरत नहीं थी, इंटीजर ले सकते थे, बट चारों ऑप्शंस को देखो तो इंटरवल्स को देख के नेचुरल नंबर सफाइसेस। हमें ये वाली वैल्यू के हिसाब से इन ऑप्शंस को वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, स्पेस ज्यादा है, तो व्हाट आई हैव डन इज कि हमने इसी क्वेश्चन का एक स्नैपशॉट यहां दोबारा लिख लिया, तुम्हें रेफरेंस अब पता है। हम x को 1/√n लिख रहे हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चारों ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा इनमें से सही है। पहला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जब इंटरवल x का 1/10⁻10 टू इंफिनिटी जाएगा तो 1/√n रखेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे और स्क्वायर करेंगे, तो n की वैल्यू 0 से 10⁻20 जाएगी। इतना सिंपल था। चारों ऑप्शंस के लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देख के समझ में आया कि इसके 0 to 10⁻20 में चाहे जितने भी ज्यादा सॉल्यूशन हो, काउंट हमेशा फाइनाइट होगा, सो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है, सेम चीज उन्होंने लिखी है, दिस टाइम फॉर x बिलोंगिंग टू 1/π टू इंफिनिटी, x 1/π टू इंफिनिटी है, सो जब x को 1/√n रख के जो है रेसिप्रोकेट करके स्क्वायर करेंगे, सो n 0 to π स्क्वायर जाएगा। 0 to π स्क्वायर में फाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की बात दोनों गलत है, हैज नो सॉल्यूशन। 0 से π स्क्वायर में नेचुरल नंबर्स हैं तो सॉल्यूशन है। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रहा है x belongs to open 0 to 1/10⁻10, n will become 10⁻20 open to infinity। इसके बीच में नेचुरल नंबर्स का काउंट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, वो कह रहे हैं इज फाइनाइट, ये भी गलत है। हो ना हो चौथा पक्का सही होगा, सिंगल चॉइस करेक्ट है, बट वेरीफाई करना है तो इस बार x बिलोंग कर रहा है 1/π स्क्वायर ओपन टू 1/π, सो n जो है रेसिप्रोकेट होके होल स्क्वायर होगा, π स्क्वायर टू π⁴। अब अगर काउंट की बात की जाए तो उन्होंने कहा मोर देन 25 सॉल्यूशंस। π स्क्वायर 3.14 का होल स्क्वायर है, 9 से बड़ा होगा तो प्रोबेबली 10 से पहला जो है नेचुरल नंबर शुरू होगा, और उसका होल स्क्वायर 81 के आसपास जाएगा, तो 10 से 81 के बीच में 25 से तो ज्यादा सॉल्यूशंस हैं, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस को इस एक टूल से वेरीफाई करना आसान था, हैड इट बीन अ मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन और अच्छा बनता। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 क्वेश्चन 5। पहले क्वेश्चन पढ़ते, लेट्स S be the set of all alpha beta belonging to R cross R such that, एक लिमिट दी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ln x रेज टू अल्फा साइन ऑफ 1/x स्क्वायर, तीनों न्यूमरेटर में, अपॉन x रेज टू अल्फा बीटा ln 1 + x रेज टू बीटा। ये लिमिट 0 चाहते हैं। यहां एक चीज समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट में ये -1,3 बिलोंग्स टू एस में -1,3 इंटरवल नोटेशन नहीं है। -1,3 एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर क्रॉस आर है, इसका मतलब सी या इस किस्म के ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। हमें सिर्फ अल्फा और बीटा की रेस्पेक्टिव वैल्यूज रख के देखना है कि क्या वो 0 आ रहे हैं, लेकिन उससे कहीं पहले अपनी लिमिट को थोड़ा लिमिट में लाएं सो दैट अपने काम आए। सो वी स्टार्ट विद लिमिट को एल मानना, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इसमें जो समझने की चीज है कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर वाला कंपोनेंट इनडिटर्मिनेट है, बिकॉज इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू नहीं है, यानी जो बचा हुआ कंपोनेंट है ln x रेज टू अल्फा साइन ऑफ 1/x स्क्वायर अपॉन x रेज टू अल्फा बीटा ln ऑफ 1 + x होल रेज टू बीटा। 0 होने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इस बचे हुए कंपोनेंट पे है, क्योंकि वो कंपोनेंट 0 नहीं हो सकता। अब इसको 0 करने के लिए हमको सबसे पहले ये अजम्पशन समझना जरूरी है कि इंफिनिटी पे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ln x इज सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ln 1 + x, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है। इससे हमारी जो लिमिट है वो थोड़ी सी रिलेटिवली सिंप्लीफाइड हो जाती है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब हम साइन ऑफ एक्स स्क्वायर वाले कंपोनेंट को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि 0 बाकी को करना है। तो अगर बाकियों में ln x 1 + x को ln x लिखते हैं तो ln x रेज टू अल्फा माइनस बीटा
साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू अल्फा बीटा बचता है। अब हम इसमें करते ये हैं, साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाले कंपोनेंट में साइन 0/0 फॉर्म में वो 1 हो जाएगा, डिटर्मिनेबल हो जाएगा। तो हमारे पास जो लिमिट बची वो ये कंपोनेंट बचा जिसको इवैल्यूएट नहीं करना है। फिर ध्यान से समझना, जिसको इवैल्यूएट नहीं करना है, जिसको 4 ऑप्शंस पे मोर देन 1 चॉइसेस का है, एक एक ऑप्शन वेरीफाई करते चलना है। जैसे पहले ऑप्शन में कह रहे हैं a -1 2 3 बिलोंग्स टू s, यानी वो कह रहे हैं अल्फा की वैल्यू अगर -1 और बीटा की वैल्यू 3 रखी जाए तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए वेरीफाई करते हैं। इस वाले कंपोनेंट को छोड़ करके ln x रेस टू अल्फा 1 बीटा 3, तो -1 और 3, तो ये हो गया -4 अपॉन अल्फा बीटा -3 + 1, तो x रेस टू -1। क्या ये वैल्यू x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 जा रही है? अगर नहीं तो फिर ये हमारा रिजल्ट नहीं बनता है। एक बार सारे ऑप्शन लिख लेते हैं, फिर आसानी से वेरीफाई होगा। ऑप्शन बी -1, 1 है, तो जिस कंपोनेंट को हमको वेरीफाई करना -1, 1 हो गया ln x रेस टू -2 अपॉन x। ऑप्शन सी हो गया 1, -1, फिर ध्यान रखना अल्फा बीटा की वैल्यू से आपकी इंटरवल नहीं है, सो ln x रेस टू 2 1, -1 पे अपॉन x 1, -1 पे। और ऑप्शन डी हो गया, कहां गया, 1 से -2, सो ln x रेस टू 3 अपॉन 1, -2 पे -2 + 1 x रेस टू 0। अब हमें बताना यह है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस पे ये कंपोनेंट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 होने जा रहे हैं, वो तुम बड़ी आसानी से लिख सकते हो। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ln x रेस टू 4 और ऊपर x रखते हैं, तो क्या ये वैल्यू इंफिनिटी टेंड कर रही है या 0 टेंड कर रही है? तो हमें B और C ऑप्शन बड़ी आसानी से सही नजर आ जाते हैं। एट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ये दो वैल्यू 0 टेंड कर रही है। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 6 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में देखते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P 132 पैरेलल टू लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में है, यानी डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हैं, पॉइंट मिल चुका है। इंटरसेक्ट्स दिस प्लेन एट पॉइंट Q, लिखने के साथ हमें पता है कि हमें Q मिल जाएगा। अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू Q, अब Q पॉइंट मिल गया है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1, तो परपेंडिकुलर का मतलब इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो फिर से लाइन पता है। इंटरसेक्ट्स द प्लेन L2 एट 2x + y - z = दिस, यानी पॉइंट R भी मिल जाएगा। तो मैकेनिकली कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पॉइंट P Q R सारे मिल गए, P तो दिया ही हुआ है, लेंथ ऑफ सेगमेंट PQ, कोऑर्डिनेट ऑफ R सारे डिटरमाइन करने हैं। क्योंकि ज्यादा स्पेस है तो मैंने फिर से इसको क्रॉप कर लिया ताकि अपने काम करने के लिए स्पेस बचे। लेट्स बिगिन। Line drawn from point 132 in symmetric form x - 1 parallel to this line 1 to 1, so upon 1 is equal to y - 3 upon 2 is equal to z - 2 upon 1. Let me call this ratio as lambda. ये लाइन इंटरसेक्ट करती है इस प्लेन को, तो बेसिकली x जो कि हो जाएगा लैम्डा + 1 माइनस y जो कि हो जाएगा 2 लैम्डा + 3 प्लस 3z जो कि हो जाएगा 3 टाइम्स लैम्डा + 2 इज इक्वल टू 6। लैम्डा की वैल्यू मिलते ही हमें वापस पॉइंट Q मिलेगा। तो लेट अस क्विकली इवैल्यूएट लैम्डा। 3 लैम्डा + लैम्डा 4 लैम्डा - 2 लैम्डा इज 2 लैम्डा। इधर से आया 6 - 3 इज +3 + 1 इज +4 इज इक्वल टू 6, एम्प्लाइज दैट लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स यहां से मिल गए। Q इक्विवेलेंट टू आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2, 5, 3। हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स 2, 5, 3 डायरेक्टली आ गए। अब जो आगे प्रोसीड करा रहे हैं, अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू Q, दूसरी एक स्ट्रेट लाइन है जो Q से पास कर रही है, इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन।
तो अगली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2 अपॉन, अब लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है परपेंडिकुलर है एक गिवन प्लेन को, तो लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन को, दैट मींस लाइन प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल है और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज L1 के 1 माइनस 1 और 3 है, इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 3। अब इसको अगर हम k मान लेते हैं तो हमें ये लाइन मिलती है और ये बता रहे हैं ये इस प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें r के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। डायरेक्ट करते चलो, 2 टाइम्स x की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 2 माइनस y टाइम्स, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस k और प्लस z की वैल्यू हो जाएगी 3k प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। सिर्फ मैकेनिकल वर्किंग थी, 2k प्लस 1k 3k प्लस 3k दैट इज 6k, 2 इंटू 2 4 माइनस 5 इज माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 इज प्लस 2, वो प्लस 2 उधर जाके गया तो बना माइनस 6, तो k की वैल्यू आ गई माइनस 1। k की वैल्यू अगर माइनस 1 आ गई तो हमें एसेंशियली r के कोऑर्डिनेट्स भी डायरेक्टली मिल गए। अगर हम r के कोऑर्डिनेट्स रखें, k की वैल्यू माइनस 1 है तो r के कोऑर्डिनेट्स 1, 6, 0 टाइप्स आने चाहिए। अगर ये वैल्यू सही है तो हमें q, r, p तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हैं। अब हमें सिर्फ ये चेक करके बताना है बच्चों इसमें कि ये कौन कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं। ये बहुत बड़ा कोई काम नहीं रह गया करने के लिए। पहला कह रहे हैं लेंथ ऑफ pq, तो हमें ये PQ की लेंथ निकालनी है। देखते हैं 1, 3, 2 और Q2, 5, 3, सो 1 का डिफरेंस और ये 2 का डिफरेंस और ये 1 का डिफरेंस √6 बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R ये गलत है, 1, 6, 0 है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR, QRP तुम्हारे सामने है, 1 प्लस 2 प्लस दिस 4/3 ठीक है, 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14/3 है, 2 प्लस 3 5/3 है, ये सही है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज, ये तीनों लेंथ निकालो, एक लेंथ √6 आ रही है, क्या बाकी दोनों लेंथ √2 प्लस √11 आ रही हैं? तो अगर हम Q और R के बीच के डिस्टेंस देखें तो 1, 3 एंड 1 है, तो ये 9 और 2, एक तो √11 का स्कोप दिख रहा है। क्या P और R के बीच के डिस्टेंस 2 है? तो यहां ये गलत हो जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ए और सी हमारे सही ऑप्शन है। क्वेश्चन लेंदी हो बट अप्रोच प्रॉपर हो, देखना सिर्फ साथ पता चलता रहे कि क्या क्या हमें मिलता जा रहा है, तो वो डायरेक्ट हो जाता है। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 7। लेट A1 B1 C1 be 3 points in the XY plane. Suppose that lines A1 C1 and B1 C1 are tangent to the curve. कर्व हम जानते हैं पैराबोला है y square is equal to 8x at A1 and B1 respectively. तो सबसे पहले जो कर्व है उसको ड्रॉ करते देखते हैं ये क्या हुआ, क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग से काम चल जाएगा। y square is equal to 8x लिया हमने। अब y square is equal to 8x पे दो टैंजेंट बना रहे, बट C1 के कोऑर्डिनेट्स -4, 0 दिए हैं। तो कुछ इस तरह की सी स्थिति रही होगी कि एक टैंजेंट इधर गया है और एक टैंजेंट इधर गया है, बाई सिमेट्री -4, 0 से पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। A1 B1 C1 -4, 0। सिंप्लिसिटी के लिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं -4, 0 बाई एनी चांस डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट तो नहीं है, तो क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है तो वो वैल्यू a की 2 है। अब हमसे जो पूछा गया है, O अगर ओरिजिन है तो OA की लेंथ, ऑप्शंस को देखते हैं, OA1 की लेंथ, A1 B1 की लेंथ और सेंट्रॉइड। O ओरिजिन है, ये हमें दे रखा है। तो जितना हम समझ पाए इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। इसको AT स्क्वायर, A की वैल्यू 2 है, 2AT 4T लिखो तो हमें पॉइंट मिलेगा। और टैंजेंट की इक्वेशन TY इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर, A की वैल्यू 2 है। जब ऐसा लिखते हैं और ये यहाँ इससे इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला पॉइंट -2t स्क्वायर, 0 है। इसको कंपेयर करते ही हमें t की वैल्यू ±√2 मिल जाती है। क्यों? क्योंकि -2 से t स्क्वायर 2 आया, t की वैल्यू √2 मिली तो हमें हमारा 0.4, -4√2 मिल गया A1, और B मिल गया 4, +4√2 और B मिल गया 4, -4√2। हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए।
एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस तक हम कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन लेंथ ऑफ सेगमेंट OA1, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो या परपेंडिकुलर डाल के देख लो, ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 4√2 है, सो ये तो 4√3 है। जो दूसरा रिजल्ट बच्चों उन्होंने लिखा है कि A1 B1 16 है, तो वो दिख रहा है कि A1 B1 4 और 4 8 है, 16 नहीं है। अब तीसरे और चौथे ऑप्शन में उन्होंने बात की है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? लेट्स क्विकली शेड इट, अगर जरूरत पड़ती है तो। दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, इसके ऑर्थो सेंटर की, ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स है। तो अगर हम देखें तो एक ऑल्टीट्यूड तो हमें अपफ्रंट दिख रहा है, वो है डायरेक्ट C1 से ये परपेंडिकुलर। अब दो हैं ऑप्शंस, एक 0 0 एक 1 0। पहले 0 0 को वेरीफाई करते हैं। अगर 0 0 ऑर्थो सेंटर होता तो ये वाला एंगल 90 होता, ये वाला एंगल 90 होता। एक 90 होता तो दूसरा बाई सिमेट्री 90 होता, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, तो किसी भी एक को वेरीफाई कर लो। इस लाइन टैंजेंट का जो स्लोप है वो 1/t होता है, तो ये ऑफ कोर्स 1/√2 है। और ये पॉइंट अगर 0,0 है और ये 4, -4√2 है, तो इसका स्लोप सीधे फॉर्मूले से y2 - y1 -√2 आ रहा है। स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री है। हो ना हो 0,0 ही ऑर्थो सेंटर है, सो D सही नहीं है, C सही है। एक छोटे डेटा का क्वेश्चन था, पैराबोला था, स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म 80² 280 ज्यादा अच्छी हेल्प कर देता है इसमें। सो बच्चों, JEE एडवांस 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8 फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट प्रोबेबली बहुत इजी फंक्शनल इक्वेशन है, ध्यान से पढ़ो। f फ्रॉम R to R be a function such that f of x plus y is equal to fx plus fy for all xy belonging to R, and g from R to 0 to infinity be such that g of x plus y is equal to gx into gy। दोनों इनिशियल कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन है जिनके स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें रटे हैं। अगर fx रटे इन द सेंस, ये तो बहुत एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाए गए फंक्शनल इक्वेशंस हैं। fx प्लस fy है, एम्प्लाइज दैट fx इज kx। चाहो तो इसको पूरा वर्क करके निकालो, बट जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो वेरी बिगिनिंग वर्क कर चुके हैं। gx इंटू gy है, तो इसका मतलब है gx इज इक्वल टू a रेज टू x। अब हम इन दो बेस फंक्शन से जो इनपुट में वैल्यूज दी हैं उनसे k की वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ -3/5 यानी -3/5 k की वैल्यू 12 है, एम्प्लाइज k की वैल्यू -20 हो गई। सो fx बेसिकली -20x हो गया। इतना छोटा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन था। एट द सेम टाइम g ऑफ -1/3 की वैल्यू 2 है, तो g ऑफ -1/3 यानी a टू द पावर -1/3 की वैल्यू 2 है। तो अगर हम इससे वैल्यू निकालते हैं a की, तो हमें a की वैल्यू निकालते, बट a की वैल्यू निकालने की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि g ऑफ -2 और बाकी की वर्किंग दे रखी है, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। बट यू मे गो हेड, a रेज टू -1 लिखोगे तो ये 8 आएगा, तो दैट मीन्स a की वैल्यू 1/8 है। दैट मीन्स gx जो है 8 रेज टू -x है। अब इससे ज्यादा सीधा काम क्या बचा? इन्होंने f ऑफ 1/4, f ऑफ 1/4 हो गया -20x के हिसाब से, माइनस कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट यू कैन रिलेट, -20/4 प्लस g ऑफ -2, g ऑफ -2 की वैल्यू हो गई 64, -8, इसमें मल्टीप्लाई करना है g ऑफ 0 दैट इज 1। अब इसको अगर देखो तो ये बेसिकली तुम्हारा हो गया -5 और -8 -13, वैल्यू बची 51। इजी, डायरेक्ट, स्ट्रेट। अगर यही फंक्शनल इक्वेशंस थोड़ा सा टेढ़ी होती या देखी ना होती तो ये क्वेश्चन शायद लेंथी हो जाता। बच्चों, JEE एडवांस 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। लेंथी स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ने का है। अ बैग कंटेन n balls of which 3 are white, 6 are green and remaining are blue, यानी कुल मिला के 3 कलर्स की बॉल्स हैं। Assume that the balls are identical otherwise, of course. 3 balls are drawn randomly one after one without replacement. अब जो इवेंट डिफाइन किया है,
WI, GI and BI denote the event of the balls drawn in the ith drawer, white, green और ब्लू। यानी अगर G2 है तो ये इस बात का इवेंट है कि सेकंड बॉल ग्रीन है, W3 है यानी थर्ड बॉल व्हाइट है, एंड सो ऑन। जो इनपुट दिया वो ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी W1, G2 और B3 के इंटरसेक्शन की 2/5n है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट W1 इंटरसेक्शन G2 हैज ऑलरेडी हैपेंड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि B3 हो जाएगी, वो अगर 2/9 है तो n की वैल्यू पूछी है। एक बार एज्यूम करते हुए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, स्पेस चाहिए होगी, लेट्स क्रिएट द स्पेस, फिर देखते हैं कितनी जरूरत पड़ती है। हम बात करना शुरू करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ B3 गिवन दैट W1 इंटरसेक्शन, W1 G2 बाद में देखेंगे, शुड आइडियली बी इक्वल टू probability of B3 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले से इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G2 और जो पहले हो चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2। अब इस स्टेटमेंट को देखो तो ये वैल्यू 2/9 है। न्यूमरेटर की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी है, एग्जैक्टली चेक कर लेना, वही है W1 G2 B3। तो दैट मीन्स ये वैल्यू 2/5n डिवाइडेड बाई एक प्रोबेबिलिटी मिसिंग रह गई, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2। कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है, W1 का मतलब हो गया पहली ड्रॉन बॉल व्हाइट है, तो अब आउट ऑफ n 3 है तो 3/n की प्रोबेबिलिटी से पहली बॉल व्हाइट हुई होगी, एंड 6 ग्रीन बॉल है, सेकंड बॉल जो है, तो अब बॉल्स n-1 बची, 6/n-1 की प्रोबेबिलिटी से ये सेकंड G2 है, इनका इंटरसेक्शन एंड मल्टीप्लाई किया, बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड द रिजल्ट इज डन। और इक्वेशन सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू 11 आ रही है, विच इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी कम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन रह गया। हेलो बच्चों, IIT JEE 2024 एडवांस्ड पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट द फंक्शन r फ्रॉम r बी डिफाइंड बाई। अब फंक्शन को गौर से देखो तो sin x अपॉन e टू द पावर पाई x एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 प्लस 2 अपॉन e टू द पावर पाई x, यानी बेसिकली कोई खास फर्क नहीं है सिवाय sin x और 2 के। x रेज टू 2023 पॉलिनोमियल एग्जैक्टली सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस fx इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन पूछे हैं, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो fx इज एसेंशियली sin x प्लस 2 इंटू द पॉलिनोमियल x रेज टू 2023 प्लस 2024x प्लस 2025 होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर पाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। इतना करते ही प्रॉब्लम में एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाता है, बड़ा सिंपल सा। साइन एक्स प्लस 2 कैन नेवर बी 0। अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 0 को देखें तो साइन एक्स प्लस 2 कैन नेवर बी 0, ई टू द पावर पाई एक्स कैन नेवर बी 0। इनफैक्ट इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो नेगेटिव है, ये भी x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस समथिंग है, यानी 0 सिर्फ ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा जो कि 2023 डिग्री का है, दैट मींस ऑड डिग्री है, और ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल कम से कम एक बार 0 होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है। तो अगर हम इस छोटे से पॉलिनोमियल को gx एज्यूम करते हैं, किस पॉलिनोमियल को, x रेज टू 2023 प्लस 2024x प्लस 2025, और इसका बिहेवियर जानने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं तो 2023x रेज टू 2022 प्लस 2024 पावर इवन है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, यानी gx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक ऑड डिग्री का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन x एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा, प्रोवाइडेड, अगेन प्रोवाइडेड वो पॉजिटिव नेगेटिव, बट ऑड डिग्री है तो एक मिनिमम रूट तो हो गई, और मैक्सिमम भी एक होगा क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो द फाइनल आंसर इज हैज एग्जैक्टली वन रूट। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 11 वेक्टर्स का क्वेश्चन है। दो वेक्टर्स p और q दिए हुए हैं और पूछा है
फॉर सम रियल अल्फा बीटा गामा हमें एक इक्वेशन दी हुई है, सम गिवन वेक्टर, और पी क्यू और पी क्रॉस क्यू का लीनियर कॉम्बिनेशन है, गामा की वैल्यू पूछी है। तो स्टार्ट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सबसे पहले पी क्रॉस क्यू निकाल लें, सो दैट सब्स्टिट्यूट कर सके। पी क्रॉस क्यू वेक्टर डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, आई जे के कैप 2 1 3 1 माइनस 1 1, so this is essentially 1 minus 1 1 के हिसाब से 1 minus 4i कैप, माइनस जे में आता है प्लस जे कैप, और के में आ जाता है -2 -1 -3k कैप। सो हमारे पास एसेंशियली p क्रॉस q मिल गया। अब जो स्टेटमेंट दिया है जैसा दिया वैसा लिख देते हैं, 15i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 2p प्लस q। थोड़ा सा केयरफुली करना सो दैट कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये हैबिट डालनी चाहिए। 2p प्लस q में 2 टाइम्स 4 प्लस 5 टाइम्स i कैप, 2j तो सिंगल टाइम्स j कैप प्लस करना है, और 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7k कैप प्लस बीटा टाइम्स, अब p माइनस 2q है, सो p माइनस 2q में i से i कैप खत्म हो गया, j में 1 माइनस माइनस 2 है, सो दैट मेक्स इट 3j, और k में 3 माइनस 2 है तो सिंपली k कैप। एंड ऑफ कोर्स जब हम गामा की बात करते हैं तो p क्रॉस q एज इन 4i प्लस j माइनस 3k कैप। कंपेयर करेंगे j के i j के कोफिशिएंट्स, तो हमें 3 लीनियर इक्वेशन मिलती हैं। 15 इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन किसमें, अल्फा बीटा और गामा में, 5 अल्फा बीटा का कंपोनेंट नहीं है प्लस 4 गामा, 10 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 बीटा, इधर जे पे है प्लस गामा, और 6 इज इक्वल टू 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा। हमें बेसिकली ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन सॉल्व सिर्फ गामा के लिए करना है। 1 से अल्फा की वैल्यू बाकी 2 में रखो, बीटा गामा में सॉल्व करके सिंप्लीफाई करो, गामा की वैल्यू 2 आ जाती है। यही हमारा फाइनल आंसर है। कोई खास एफर्ट नहीं था, अननेसेसरली ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं थी। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 12 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अ नॉर्मल विद स्लोप 1/√6 is drawn from the point 0, minus alpha to the parabola x square is equal to minus 4ay, a is greater than 0, x square is equal to minus 4ay। थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करता दिखता, बट लेट्स डू वॉट एवर इट इज, बिकॉज कन्वर्जन का बहुत ज्यादा रोल नहीं लेना चाहते। सो अगर इसको कोई नॉर्मल कट कर रहा है विद अ स्लोप 1/√6, तो पॉजिटिव स्लोप है, इधर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट 0, माइनस अल्फा है। अब एक अप्रोच ये है कि आगे जैसा उन्होंने बताया कि देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू दिस मीटिंग द parabola at A and B parallel to the directrix. Suppose that line L intersect the parabola at point R denotes the length of latus rectum. तो R तो हमें पता है कि 4a है और AB स्क्वायर S है। हमें इन दोनों के साथ यह भी दिया हुआ है कि R/1 S 1/16 है, 24a की वैल्यू पूछी है, यानी हमें कुल मिला के a की वैल्यू निकालनी है। लेट अस प्रोसीड। एक अप्रोच ये है कि हम पैराबोला को कन्वर्ट करें, दूसरी अप्रोच ये है कि हम इस पे कोई वर्किंग लें, यानी पूरी नॉर्मल की इक्वेशन कन्वर्ट करें। तीसरी अप्रोच ये कहती है कि ज्यादा सोचे समझे बगैर इस पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखें। तो अगर हम इस पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स 280, -80 स्क्वायर लिखें तो कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग, और ये उसी का कन्वर्जन 80 स्क्वायर, 280 का मॉडिफाइड फॉर्म है। इस लाइन का स्लोप 1/6 दिया है, तो हम यहीं से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। लेट मी से कि ये जो स्लोप 1/6 है, ये -80 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 280, ये हमें 1/√6 दिया है। जो मिसिंग पीस है वो ये कि यही स्लोप ऑफ नॉर्मल है, यानी ये एक लाइन सेगमेंट के साथ साथ स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस पिक कर सकते हैं। dy/dx की वैल्यू बड़ी आसानी से हमें 2x अपॉन -4a यानी x अपॉन -2a मिल गई। तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो -1 अपॉन dy/dx है। तो अगर -2x को देखें तो ये 2a अपॉन x है।
x की वैल्यू हमारी 280 है, सो 2a अपॉन 280 है, तो यहां से हमें t की वैल्यू √6 मिल गई। t की वैल्यू √6 मिलते ही हमारा प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गया, क्योंकि t की वैल्यू √6 मिलने के साथ ही हमें बेसिकली इस स्लोप में अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। रख के देखते हैं इस वाले पार्ट में। t की वैल्यू √6 है, सो -6a प्लस अल्फा अपॉन 2a√6 इज इक्वल टू 1 अपॉन √6। √6 से √6 कैंसिल करो, 2a उधर गया, एम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 8a। अल्फा की वैल्यू भी a के टर्म्स में आ गई, ये भी आ गई। अब आते हैं इस रिजल्ट पे, 4a लैटस रेक्टम अपॉन s ab स्क्वायर है। ab स्क्वायर के लिए ab की हाफ लेंथ निकालते हैं, हाफ लेंथ के लिए इसको y इज इक्वल टू माइनस अल्फा से इंटरसेक्ट करते हैं, x स्क्वायर को y इज इक्वल टू माइनस अल्फा से करेंगे इंटरसेक्ट, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√a अल्फा, यानी एक लेंथ 2√a अल्फा, एक रूट 2a अल्फा, तो बेसिकली 4√a अल्फा ab हो गया, तो 16a अल्फा ये 1/16 दिया हुआ है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, 16 से 16 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, और अल्फा खुद 8a था, तो दैट मीन्स 4/8a इज इक्वल टू 1, एम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू हाफ, सो 24a इज 12। कैलकुलेशन हैवी हो सकता था अगर हम पैराबोला रोटेट कराते, बट हमें बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है, तो हमने सिर्फ स्लोप से प्ले किया। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखते हैं, कैलकुलस का क्वेश्चन है। फंक्शन 1 टू इंफिनिटी टू r में डिफाइंड है। कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन दिख रही है, एक पार्ट फंक्शनल इक्वेशन में भी है, f of 2n minus 1 f of 2n plus 1 के टर्म्स में दो लीनियर कॉम्बिनेशन, और इस पे अलग दिया हुआ है। डिफाइन gx as 1 to x ft dt for 1 to infinity, alpha denotes the number of solution to gx is equal to 0। यानी हमारी वर्किंग शुरू होगी बच्चों, gx is equal to 0, gx is equal to 0 का मतलब हो गया इंटीग्रल 1 to x ft dt 0 है। इसका मतलब 1 से आगे कितनी बार रिजल्टेंट एरिया 0 हो रहा है, इस fx का जो कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, बट 1 से 8 के बीच में, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1 से 8 के बीच में है, तो एक बार लगा कि ग्राफ प्लॉट करके देखें कितनी बार एरिया 0 हो रहा है। तो शुरू करते हैं। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो वी विल टेक 1 3 5 7 9। ये आइडिया कहां से मिला, क्योंकि हमारे फंक्शन की डेफिनेशन 2n-1 से 2n बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है। 1 से पहले देखने की जरूरत नहीं है, तो 1 से 3 के बीच में देखते हैं कि ग्राफ क्या बनेगा। अब जब 1 से 3 के बीच में देखेंगे तो एसेंशियली हमने n की वैल्यू 1 डाली हुई है, n की वैल्यू 1 डाली हुई है, तो f ऑफ t कहो या x कहो, वेरिएबल वो है, n की वैल्यू 1 डालते हैं, तो 1 + 1 3 माइनस t/2 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस n की वैल्यू 1 डालते हैं, तो t-1/2 टाइम्स f ऑफ 3। देखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि f ऑफ 1 और f ऑफ 3 इससे गवर्नड है। अगर f ऑफ 1 की वैल्यू देखो तो n की वैल्यू 1 डालोगे, n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये 2 हो गया, तो 3 माइनस t 2 से 2 कैंसिल हो गया। f ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी हो तो n की वैल्यू 2 डालेंगे, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये -2 हो गया, ये -2 हो गया, तो बेसिकली ये +1 माइनस t हो गया, अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा इनिशियल एक ग्राफ 4 - 2x या 4 - 2t का बन गया। 4 - 2t का ग्राफ 1 से 3 के बीच में अगर हम बनाते हैं तो 1 पे वैल्यू 2 है और 3 पे वैल्यू -2 है, ऐसा चला जाएगा। अब यही काम जब नेक्स्ट इंटरवल 3 to 5 में करते हैं तो फिर ध्यान से समझना, ये वैल्यूज चेंज होंगी, ये वैल्यूज चेंज होंगी, अकॉर्डिंगली हमारा अगला ग्राफ बनता है और हम अपना ग्राफ कंटिन्यू करते चले जाते हैं कुछ इस तरह से। बहुत आसानी से दिख जाता है, मतलब देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है स्ट्रक्चर, बट जो वैल्यूज हैं वो ऊपर वाली से डिफाइंड है इंटीग्रल पॉइंट पे। अब पहला पार्ट कह रहा है g ऑफ x इज इक्वल टू 0 का ओपन 1 से क्लोज्ड 8 में कितने सॉल्यूशन है जब एरिया 0 हो रहा है। एरिया 0 होने का मतलब ये हो गया कि जिस पॉइंट पे अपर एरिया और लोअर एरिया 0 हो रहा है, सम 0 हो रहा है, वहां पे ये डेफिनेट इंटीग्रल का सम 0 हो रहा है। तो वो 1.3 है,
अगली बार दोबारा वो 5 है और तीसरी बार 7 है। 8 हमारा सॉल्यूशन डिस्पाइट क्लोज्ड नहीं हो सकता क्योंकि वहां रिजल्टेंट सम 0 नहीं है। तो हमें पता चला कि हमारे अल्फा की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। अब बचा बीटा निकालने को। बीटा अगर हम इस लिमिट को देखें तो बीटा बाई एल हॉस्पिटल इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस g डैश ऑफ 1। क्यों? क्योंकि जब हम इसको g डैश x अपॉन 1 रखेंगे और 1 प्लस है तो ये बेसिकली बीटा g डैश ऑफ 1 है। और अगर g डैश ऑफ 1 है तो बेसिकली बाय न्यूटन लेबनीज यही वैल्यू f ऑफ 1 है, क्योंकि हमारा ये रिजल्ट यहां दिया हुआ है। और f ऑफ 1 के लिए हमें सिर्फ n की वैल्यू 1 डालनी है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालते ही बीटा की वैल्यू 2 आ जाती है। अल्फा 3 बीटा 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, एरिया की अप्रोच से रिजल्ट जल्दी और आसान और अच्छा मिल रहा था। जेईई एडवांस 2024 क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन स्टेटमेंट। S एक सेट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं और X उस रिलेशंस का सेट है फ्रॉम S टू S जो ये दो बातें सेटिस्फाई करते हैं। एक, उस रिलेशन में एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स हो। दो, हर ए बी जो रिलेशन में हो हमें मॉड ए माइनस बी 2 से बड़ा चाहिए। अब एक तो केस यही होता है कि सेकंड वाला ए बी रिलेशन में अगर है उसका सबसेट पार्ट आता है ए इज रिलेटेड टू बी, मॉड ए माइनस बी 2 कितने से। तो इसको गिनने के लिए मैनुअल कोशिश करने के बजाय एक डायरेक्ट कोशिश ले लेते हैं। बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, बिकॉज सीखना यह भी है 1 2 3 4 5 6, और मॉड एज इन डिफरेंस लेना शुरू करते हैं। तो मेन डायगोनल पे डिफरेंस ऑफ कोर्स 6 केस में 0 हो जाएगा। यहां पे 2 माइनस 1 2 3 4 5 होगा। यहां मॉड का डिफरेंस ले रहे हैं, ध्यान रखना नेगेटिव नहीं, 1 2 3 4, तो यहां पे 2 1 बिकॉज 2 और 3 का और 2 और 3 का एंड 1 2 3 एक पैटर्न दिख जाता है। 3 2 1 1 2 4 3 2 1, अकॉर्डिंगली जीरोस एडजस्ट कर देते हैं, 0 और 1, and if I pinch this a little bit to make some space, yes, तो 5 4 3 2 1 0, 6 थोड़ा नीचे आ जाएगा। समझने की चीज ये है कि हमारे ये 6 0 5 1 और 5 1, इसके अलावा द डिफरेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 36 केसेस टोटल बन रहे थे मैट्रिक्स में। 10 5 5 10 और 6 16 हटाए तो बेसिकली हमारे 20 केसेस बन रहे हैं। उन 20 में से कोई भी 6 एलिमेंट लिए होते तो उसके टोटल तरीके 26 होता, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए था। बट उन्होंने लिखा हुआ है पार्ट 14 नंबर में कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स MC6 हैं जो कि एक्चुअली 26 हैं, तो m की वैल्यू 20 कंफर्टेबली यहां से रिजल्ट आ गया। बात कंप्लीट हुई। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट के लिए इसको फिर बड़ा कर देते हैं बिकॉज यू विल हैव टू स्टडी अ लॉट ऑन दिस। यस, y और x दो डिफाइन किए हैं। y वो सेट है जिसमें रेंज हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y की बात करें तो वो तो वैसे ही 0 हो गए। रेंज हैज 1 एलिमेंट्स इज नॉट पॉसिबल। दूसरा z जो R में बिलोंग कर रहा है, बट R इज अ फंक्शन फ्रॉम S टू S। अब फंक्शन फ्रॉम S टू S में फिर ध्यान से देखो कि हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें सारे कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो 4 एलिमेंट्स वाले, यानी जब हम A और B में से एक की वैल्यू 1 और 6 लेते हैं तो हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। बड़े सामने सामने दिख रहे हैं, 4 केसेस बन रहे हैं इसके A और B के। तो 4 केसेस का मतलब 4 इंटू 4 16 फंक्शंस बन जाएंगे। बाकी हर केस में हमारे पास 3 बन रहे हैं, इधर 3, एक इसको छोड़ के इधर 3, 2 इसको छोड़ के इधर 3 और इसको, तो दैट मीन्स हमारे पास हर केस में 3 raised to 4 का बन रहा है वो,
और ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे फंक्शन के, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गए। क्यों? क्योंकि फंक्शन आर एस टू एस में हम वो केसेस लेंगे जो इन दोनों बातों को सेटिस्फाई कराएं और जिनकी मैपिंग वन मैनी ना हो। तो वो वाले सारे केसेस हटाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू 36 का स्क्वायर आती। स्क्वायर देखने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि फाइनल आंसर के स्क्वायर के टर्म्स में दिया था, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के 36 आ जाती है। फंक्शन वाला पार्ट बहुत सिंपल है समझने के लिए, क्योंकि एन वाई तो जीरो है, तो एन जेड में जब हम फंक्शन गिनते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि एक एलिमेंट, दो एलिमेंट्स के लिए 4 और बाकियों के लिए 3 मैपिंग है। 4 into 4 16 एंड 3 to the power 4 मल्टीप्लाई करो, दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी 36 स्क्वायर। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 ध्यान से पढ़ते हैं। f from close 0 to close pi by 2 close 0 to 1 be a function defined as sin square x. g from close 0 to close pi by 2 from close 0 to open infinity be a function this one. क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है 2 times integral 0 to pi by 2 fx gx minus 0 to pi by 2 gx। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 2 times 0 to pi by 2, हालांकि 2 लिखते नहीं है क्यों? क्योंकि fx बेसिकली sin स्क्वायर x है और gx अंडर रूट ऑफ x इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स है। तो जो 2 टाइम्स है इसी को एक बार और लिख लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। इस समय पे हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, बट यहां कुछ खास पड़ा नहीं, x इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, साथ में माइनस 0 टू पाई बाई 2 gx दिया हुआ है। अब सिंप्लीफाई करके रिजल्ट देखो तो पहले दोनों के सम में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो दरअसल gx माइनस gx ही बचा, तो पहला रिजल्ट डायरेक्टली 0 है। अब आते हैं दूसरे वाले रिजल्ट की तरफ, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी दिख तो रहा है बट कोई जरूरी नहीं है। 16 अपॉन पाई बाई पाई क्यूब 0 टू पाई बाई 2 है। हम 0 टू पाई बाई 2 वाले बस इतने ही पार्ट को यूज करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो एफ एक्स जी एक्स ये वाला इंटीग्रल है, ये 2 टाइम्स करके हाफ कर लो, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स है। कोई बहुत बड़ा इंटीग्रल नहीं है जिसके लिए हमें कोई डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी रखनी हो। एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंडर रूट का, तो हमें इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से पाई क्यूब अपॉन 64 मिल जाती है। ये पाई क्यूब अपॉन 64 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1/4 दैट मीन्स 0.25 आती है। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा इंटीग्रल है जिसको करने के लिए सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके 0 टू पाई बाई 2 लिमिट्स रखनी, हाफ साथ में रखना है।